हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। दिस इज विकास ड्यूरन। ठीक है, ये आज हमारा 27th लेक्चर है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर है अल्टरनेटिंग करंट, तो इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में जनरली स्टूडेंट्स हमने जो लास्ट लेक्चर था 26th, उस लेक्चर में हम रीड आउट कर चुके थे। कैपेसिटर को मैंने एसी से कनेक्ट किया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, एक इंडक्टर चोक कॉइल को अप्लाई करेंगे टू द एसी सर्किट में और स्टडी करेंगे उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना। जो भी वो एसी सर्किट उसमें कुछ करेगा, चेंजेस करेगा, वो स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है मेरे पास बिहेवियर ऑफ ए इंडक्टर इन एसी। बिहेवियर of an inductor with AC या फिर in AC। AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट में इंडक्टर के मैं बिहेवियर को स्टडी करूंगा। तो यहां पर जनरली स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है कि स्टूडेंट्स हमारे पास एक इंडक्टर है, चोक कॉइल, और ये कॉइल कुछ ऐसे है। इसके अक्रॉस मैंने एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई किया। तो जो वोल्टेज है ये हमारे पास V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और ये इंडक्टर L है। इसके थ्रू अब क्या होगा कि करंट पास करना स्टार्ट हो गया, करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। अब ये करंट I फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस चोक कॉइल के थ्रू अब क्या है, करंट फ्लो कर रहा है यहां पर। अब मेरे पास यहां पर क्या होगा, जो एक करंट है इस चोक कॉइल के थ्रू पास कर रहा है। तो अब इसमें हमें स्टडी करना है ये करंट कैसे फ्लो करेगा, लीड करेगा, लैग करेगा। रजिस्टर था जैसे हमारे पास, उसमें क्या था, करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेस में थे। कैपेसिटर था, वहां पर करंट लीड कर रहा था किसको, वोल्टेज को, या फिर मैं बोल सकता हूं जो वोल्टेज है वो लैग कर रहा है टू द करंट। अब हमें स्टडी करना है इंडक्टर में। इंडक्टर में हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि ईएमएफ होता था एल डी आई बाई डी टी। और जो पोटेंशियल यहां पर अप्लाई किया मैंने, ये है वी नॉट साइन ओमेगा टी एल डी आई बाई डी टी। अब देखो ये वैल्यू स्टडी करते हैं। ये हो गया डी आई इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई एल इंटू साइन ओमेगा टी डी टी। मतलब चेंज इन करंट इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी इंटू में डी टी। इस वैल्यू का हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या, डी आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब मैं इस वैल्यू का क्या करूंगा, यहां पर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या, आई इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस कोस ओमेगा टी। ये हो गया माइनस कोस ओमेगा टी बाय ओमेगा। ठीक है, और मेरे पास यहां पे इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट्स, ये मैंने 0 से स्टार्ट किया तो वो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो वैल्यू हो गया माइनस वी नॉट बाई एल ओमेगा कोस ओमेगा टी। और मेरे पास जो फैक्टर है वी नॉट बाई एल ओमेगा, इसको मैं रख सकता हूं वी नॉट बाई एल ओमेगा इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई एक्सएल। ठीक है, एक्स्ट्रा लाजनी ये है एक्सएल इक्वल्स टू एल ओमेगा। यहां पर मेरे पास ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एल इंडक्टिव, जो मेरे पास सेल्फ इंडक्टेंस था वो है, और जो एक्सएल है ये क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस इंडक्टर टू द करंट। तो एक्सएल इज इंडक्टिव reactance which opposes
फ्लो ऑफ करंट but does not lead to पावर लॉस। ये जो पावर लॉस है ये हम स्टडी करेंगे। इंडक्टिव रिएक्टेंस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट बट डस नॉट लीड टू पावर लॉस। यहां पर कोई भी पावर लॉस नहीं होगा, किसके अक्रॉस? इंडक्टर के अक्रॉस। यहां पे सेम वही ग्राफ का वेरिएशन चेक करते हैं। टी ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी इंटू में टी, और मेरे पास यहां पर क्या था? वोल्टेज जो अप्लाई किया वो है V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, एंड करंट इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट कोस ओमेगा टी। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहां पर जो मेरे पास करंट है वो क्या हो गया? माइनस वी नॉट बाई एल ओमेगा कोस ओमेगा टी, और वी नॉट बाई एल ओमेगा को मैं रख सकता हूं आई नोट। ठीक है, तो इसको मैं चेंज भी कर सकता हूं, आई इज इक्वल्स टू आई नोट कोस ओमेगा टी। तो मेरे पास ये हो गया वेरिएशन ऑफ टाइम के साथ साथ वोल्टेज और करंट में वेरिएशन। इनको स्टडी कर सकते हैं। सेम एज इट इज 0 टी बाई 4, 2 टी बाई 4, 3 टी बाई 4 एंड 4 टी बाई 4 टाइम्स के लिए। ठीक है, अब यहां पर टाइम के वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0, टी बाई फुट करेंगे तो पाई बाई 2, ये मिलेगा हमें फिर पाई, देन नेक्स्ट 3 पाई बाई 2 एंड नेक्स्ट 2 पाई। साइन 0 0 पाई बाई 2, ये वैल्यू होगा मेरे पास 1 इंटू वी नोट पाई 0, 3 पाई बाई 2 माइनस 270 माइनस 1 इंटू वी नोट माइनस वी नोट 2 पाई 0 कोस ओमेगा टी, कोस 0 1 बट माइनस आई नोट इंटू 1 माइनस आई नोट, पाई बाई 2 कोस पाई बाई 2 0, ये वैल्यू 0, देन नेक्स्ट पाई कोस पाई माइनस 1 इंटू माइनस आई नोट मेरे पास नेक्स्ट फिर से 0 एंड देन नेक्स्ट माइनस आई नोट, क्योंकि ये वैल्यू होगा कोस 2 पाई कोस 360 is equals to cos 0 and cos 0 equals to 1, hence which is equals to minus I naught। इसका आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वेरिएशन ऑफ करंट वोल्टेज with respect to time। You got t equal to 0, t by 4, 2t by 4, 3t by 4, 4t by 4। तो गया 0, वोल्टेज उसके बाद चेंज कर रहा है लाइक इसके वेरिएशन कुछ ऐसे है वोल्टेज का। अब हमें वेरिएशन चेक करना है करंट के लिए। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, करंट में अब ये हो गया आई नोट इज इक्वल्स टू वी नोट बाई एल ओमेगा, मीन्स की वी नोट के कंपेरेटिव आई नोट का वैल्यू क्या होगा? कम, क्योंकि अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं किससे? इंडक्टिव रिएक्टेंस से। बट यहां पर जब करंट जो मेरे पास टाइम 0 है, उस पर्टिकुलर टाइम पर करंट का वैल्यू है माइनस आई नोट। तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? कुछ यहां से, ये हो गया माइनस आई नोट, ये हो गया प्लस वी नोट, और ये वैल्यू है v माइनस वी नोट। अब मेरे पास जब ये वैल्यू मैक्सिमम है तो ये वैल्यू मिनिमम, और जब ये वैल्यू मिनिमम है तो वैल्यू मैक्सिमम, और जब ये वैल्यू मैक्सिमम है तो मिनिमम, और ये वैल्यू जब मिनिमम है तो ये वैल्यू मैक्सिमम। और मेरे पास ये हो गया करंट का, ये हो गया वेरिएशन ऑफ वोल्टेज, ये हो गया वेरिएशन ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और हम किसी भी इंस्टेंट पे पोटेंशियल और करंट का वेरिएशंस चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास यहां से दो इक्वेशंस हुए। फर्स्ट,
V is equals to V naught sin omega t and I equals to I naught minus cos omega t, and this is equals to I equals to I naught sin omega t minus pi by 2, sin pi by 2 माइनस पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी करेंगे तो नेगेटिव साइन बाहर, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा कोस थीटा मतलब कोस ओमेगा टी, तो सेम एज इट इज वो इक्वेशन। तो यहां पर मेरे पास क्या है, जो वोल्टेज अप्लाइड है वो तो है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, बट जो करंट है वो है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, मतलब जो करंट है वो क्या कर रहा है, मेरे पास लैग कर रहा है किसको, वोल्टेज को, या फिर वोल्टेज लीड कर रहा है इस करंट को बाई फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2। अगर हमारे पास एसी के अक्रॉस सिर्फ इंडक्टर या चोक कोइल लगा हुआ है तो वोल्टेज लीड करेगा करंट को किस फेज से, पाई बाई 2 से, या ये बोल सकते हैं हमारे पास चोक कोइल और इंडक्टर के अक्रॉस मेरे पास जो करंट है वो लैग कर रहा है वोल्टेज को बाई फेज पाई बाई 2। In case of an inductor, the current through inductor, in case of inductor, the current through an inductor lags voltage by pi by 2, ठीक है, और ये लैग कर रहा है मेरे पास फेज पाई बाई 2 से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये था इंडक्टर के लिए। अब हम स्टडी करेंगे एसी को अप्लाई करेंगे एल और सी के अक्रॉस, मतलब कि मैं यहां पे क्या करूंगा, मेरे पास एक सर्किट है एसी विद एल एंड सी, एसी विद एल एंड सी, हमारे पास यहां पर इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है, इसके अक्रॉस मैं एसी को अप्लाई करूंगा। तो मेरे पास यहां पर क्या होगा, इंडक्टर और कैपेसिटर अब दोनों साथ में हैं एसी के अक्रॉस। तो यहां पर मैंने ये कैपेसिटर है, एल सी, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है, और यहां पर पहले मैंने बैटरी को ऐसे अप्लाई किया, ये मेरे पास अल्टरनेटिंग है, मतलब कि ये चेंज कर रहा है अपने डायरेक्शन को। इसको तुम एसी को अप्लाई किया हमने, ये 3 टर्मिनल्स हैं, पहले मैंने पी और क्यू टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया, तो कैपेसिटर कनेक्ट हो गया इस बैटरी से और इसने इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। अब हमने नेक्स्ट केस में इसको पी क्यू से डिस्कनेक्ट कर दिया और क्यू को आर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। पहले मैंने कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर लिया बैटरी के थ्रू, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट कर दिया टू द इंडक्टर कॉइल। अब देखो कैपेसिटर में हमने देखो जनरली स्टूडेंट्स स्टडी किया था, इसके अक्रॉस जो एनर्जी होगा अक्रॉस कैपेसिटर वो हमें क्या मिला था, हाफ सी वी स्केयर या हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्केयर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रोस जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गया था किसके अक्रॉस, कैपेसिटर में। बट जो इंडक्टर है इसमें तुम्हारे पास एनर्जी स्टोर हो जाएगी UB इज इक्वल्स टू हाफ L I स्केयर, ये चोक कोइल है, इसके लिए भी हमने दोनों एक्सप्रेशंस पहले किए हुए हैं, एनर्जी ऐसे स्टोर करेंगे इनके अक्रॉस। अब क्या होगा,
जब मैं Q और R को कनेक्ट कर दूंगा तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, जब तक दोनों इक्वल नहीं होंगे तब तक चार्ज एक दूसरे में फ्लो करता रहेगा, क्योंकि एक हाई पोटेंशियल पे है, एक लो पोटेंशियल पे। चार्ज सर्किट कंप्लीट हो गया, Q और R को कनेक्ट करने से चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, किसके थ्रू? इंडक्टर के थ्रू। अब हमारे पास होगा वोल्टेज अक्रॉस L इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस C। नेक्स्ट, EMF इज माइनस L di बाई dt इस वोल्टेज अक्रॉस C, Q इक्वल टू CV, V इक्वल्स टू Q बाई C। चार्ज ने फ्लो करना स्टार्ट कर दिया सर्किट में, तो मैं यहां से रख सकता हूं di बाई dt विद इक्वल्स टू माइनस Q बाई LC। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास ये क्या हो गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज इक्वल्स टू माइनस Q बाई LC। हमें पता है I क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट, जो कि चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड हियर I इज इक्वल्स टू I नोट साइन ओमेगा टी, और मैं रख सकता हूं कि I इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और दिस वैल्यू को ये भी रख सकते हैं I इक्वल्स टू dq बाई dt। इस वैल्यू को यहां पे प्लग कर दो तो हो गया d स्केयर q बाई dt स्केयर एंड इक्वल्स टू माइनस q बाई LC। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हुआ मेरे पास? d स्केयर q बाई dt स्केयर इक्वल्स टू माइनस q बाई LC। तुम थोड़े से फैमिलियर हो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के साथ। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने रीड आउट किया हुआ है कि मेरे पास वहां पर SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जनरल इक्वेशन ऑफ SHM, जनरल इक्वेशन ऑफ SHM, वहां पे क्या था? डी स्केयर x बाई dt स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर x इज इक्वल्स टू 0 एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मेरे पास वहां पर तो क्या था? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको नेक्स्ट करते हैं। AC को मैंने इंडक्टर के अक्रॉस यहां अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास डी स्केयर क्यू बाई डी टी स्केयर प्लस क्यू बाई एल सी इज इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर कर दो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन के साथ, तो मेरे को क्या मिलेगा? ओमेगा स्केयर इज इक्वल्स टू 1 बाई एल सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें ये मिल गया यहां से ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट LC. Omega angular frequency and this is equals to omega is equals to 2 pi mu and this is equals to 1 by root LC. इसलिए मैं रख सकता हूं कि frequency of oscillation of charges is equals to 1 by 2 pi root LC. L हो गया हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टर का जो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस है वो L, C मेरे पास कैपेसिटेंस हो गया उस पर्टिकुलर कैपेसिटेंस का, और म्यू क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दोस चार्जेस। म्यू इज इक्वल्स टू 1 by 2 pi root LC. Mu is frequency of oscillation of those charges. Frequency of oscillation of those charges. अब मेरे पास जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ कैपेसिटर में वो है हाफ CV स्केयर और हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्केयर। ये एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में स्टोर है कैपेसिटर्स की प्लेट के बीच में। अब मेरे पास क्या होगा? इंडक्टर के अक्रॉस ये एनर्जी फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ चार्ज, मतलब जो चार्ज है वो फ्लो करना स्टार्ट कर जाएंगे सर्किट में, क्योंकि सर्किट क्या हो गया था? कंप्लीट बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया था, QR टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया था। अब मेरे पास चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देगा फ्रॉम द कैपेसिटर टू द इंडक्टर, मतलब उसके अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब करंट फ्लो कर रहा है, वहां पे करंट फ्लो करेगा, इसके अक्रॉस एनर्जी डिक्रीज होगा, किसके अक्रॉस? कैपेसिटर, जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस अब एनर्जी इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास
इसको देखते हैं थोड़ा सा पिक्टोरियल व्यू में। इनिशियली कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, इनिशियली कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो मेरे पास एनर्जी सिर्फ कैपेसिटर के अक्रॉस है, और किस फॉर्म में, यू अक्रॉस कैपेसिटर, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की फॉर्म में, और ये है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज 0। बट नेक्स्ट केस में करंट ने फ्लो करना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम कैपेसिटर टू द इंडक्टर। अब यहां पे चार्ज ने फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, तो कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, और मेरे पास ये कैपेसिटर चार्ज कर रहा है इंडक्टर को। इसने चार्ज करना स्टार्ट किया, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गए, तो एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मेरे पास चार्ज की वैल्यू कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ कम हो गया, क्योंकि सर्किट में कुछ एनर्जी मेरे पास आ गया इस इंडक्टर के अक्रॉस। ये C है, ये L, ये C, ये इंडक्टर L। अब मान लो कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दोनों एनर्जीज हाफ है, कैपेसिटर डिस्चार्ज कर रहा है, इंडक्टर में एनर्जी आ गया, तो हो गया UB और ये हो गया UE। नेक्स्ट केस में कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, नेक्स्ट केस में कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज और करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा है सर्किट में, तो हमारे पास यहां पर मैग्नेटिक एनर्जी। अब हमारे पास सिर्फ इस केस में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मींस कि जो इंडक्टर है उसके अंदर एनर्जी क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में, एंड दिस एनर्जी इज इक्वल्स टू UB। अब हमारे पास जो इंडक्टर है ये फुल्ली चार्ज, और जो कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज हो गया कंप्लीटली, मतलब एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस कैपेसिटर इज 0। नेक्स्ट केस में ये जो एनर्जी है यहां पर एक इंड्यूस्ड EMF होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरेक्ट कर रही हैं लूप्स के थ्रू, EMF इंड्यूस होगा, ओपोज करेगा इसका। अब ये कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा ऑपोजिट डायरेक्शंस में। कैपेसिटर के क्रॉस इसको चार्ज करना स्टार्ट कर देगा ऑपोजिट डायरेक्शंस में, और ये एनर्जी डिक्रीज करेगा। अब यहां पर कौन सा एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में है अक्रॉस द इंडक्टर, ये वैल्यू डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये फील्ड लाइंस ना क्रॉस नहीं करेंगे यहां पर। अब यहां पर मेरे पास एनर्जी डिक्रीज करेगा, और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसके अक्रॉस जो एनर्जी है इंडक्टर में ये क्या हो जाएगा, हाफ। अब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, इसको चार्ज कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हो गया UB, ये हो गया नेक्स्ट UE। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हाफ। नेक्स्ट केस में इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी क्या हो जाएगा, 0, और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज। नेक्स्ट केस में इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी 0, करंट फ्लो करना स्टॉप कर देगा, और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, तो ये एनर्जी हो गया 0, और कैपेसिटर के अक्रॉस कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, तो U। तो एक तरह से कैपेसिटर और इंडक्टर को जब मैंने सर्किट में अप्लाई किया तो इनके अक्रॉस कोई भी रजिस्टर नहीं है, तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा यहां पे। ठीक है, बट यहां पर क्या होगा, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में एनर्जी स्टोर है। जो मेरे पास इंडक्टर है वो अभी चार्ज नहीं है, बट कैपेसिटर चार्ज हो गया ऑपोजिट डायरेक्शंस में, चार्जेस फिर से फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया ऑपोजिट डायरेक्शंस में, पहले था पॉजिटिव अपर प्लेट पे, अब आ गया पॉजिटिव
जो हमारे पास बॉटम प्लेट है उसके ऊपर, तो अब ये एनर्जी ऐसे फ्लो करता रहेगा चार्ज, और जो चार्ज फ्लो करते रहेंगे यहां पर एलसी में, एलसी सर्किट में, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1/2 पाई अंडर एल बाई सी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने किया एल और सी के लिए। अब हम करेंगे एलसीआर सर्किट के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास एलसीआर। एल सी आर सीरीज सर्किट, एलसीआर सीरीज सर्किट। एलसीआर सीरीज सर्किट में मेरे पास हमें स्टडी करना है कि हमारे पास इंडक्टर है, ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखो ये हमारे पास क्या है, इंडक्टर मतलब चोक कोइल। नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर कैपेसिटर, और इस सर्किट में हमारे पास एक रजिस्टर भी है। इन तीनों को मैंने अप्लाई कर दिया एसी से, और ये मेरे पास है एल सी आर सर्किट। इसके अक्रॉस हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले रजिस्टर, इसके अक्रॉस, सिर्फ रजिस्टर अगर एसी के अक्रॉस है तो इसमें वोल्टेज और करंट सेम फेस में, तो यहां पर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड करंट दोनों सेम फेस में। और अगर हमारे पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर में मेरे पास क्या था, करंट लीड कर रहा था वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को बाय 90 डिग्री, अगर सिर्फ कैपेसिटर कनेक्टेड है तो। और इंडक्टर में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लीड कर रहा था करंट को बाय π/2, ठीक है, इसमें लीड कर रहा है, इसमें लैग कर रहा है वोल्टेज। और जो वोल्टेज हमने यहां अप्लाई किया वो है V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। ये हमने यहां पर वोल्टेज अप्लाई कर दिया, यहां पर किसके अक्रॉस, एलसीआर सर्किट में। नेक्स्ट होगा, ये वोल्टेज अपने आप को डिवाइड करेगा, कुछ वोल्टेज होगा इंडक्टर के अक्रॉस, कुछ वोल्टेज होगा मेरे पास यहां पर कैपेसिटर के अक्रॉस, और कुछ वोल्टेज होगा मेरे पास यहां पर रजिस्टेंस के अक्रॉस। अब मेरे पास यहां पे क्या होगा, जो मेरे पास वोल्टेज होगा अक्रॉस इंडक्टर प्लस कैपेसिटेंस प्लस रिएक्ट प्लस रजिस्टर, इसको मैं डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनमें फेस डिफरेंस है, कुछ हमने फाइंड आउट किया था। यहां पे देखो इंडक्टर में फेस है डिफरेंस 90 डिग्री लीड कर रहा है, कैपेसिटर में लैग कर रहा है, रजिस्टर्स में साथ में है वोल्टेज करंट की डायरेक्शन में, तो इनको मैं डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता। तो इनको कैसे ऐड करेंगे वो देखते हैं यहां पे। तो मैं कंसीडर कर लेता हूं, ये हो गया V1 वोल्टेज अक्रॉस L, ये हो गया V2 वोल्टेज अक्रॉस C, V3 वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। तो मेरे पास नेट वोल्टेज वो स्टडी करते हैं हम यहां पे। तो वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट, मेरे पास सिर्फ इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो होगा मेरे पास VL साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये होगा मेरे पास वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, क्योंकि वो लीड कर रहा है मेरे पास π/2 से, ठीक है। तो अगर मैं मान लो यहां पर करंट सप्लाई कर दूं I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी, वोल्टेज भी सप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं करंट को स्टडी कर रहा हूं कि करंट के विद रिस्पेक्ट में वोल्टेज कैसे वेरी कर रहे हैं। तो यहां पे हो गया वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट इज VL इंटू में साइन ओमेगा टी प्लस π/2, मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर
ठीक है, उसका कुछ पीक वैल्यू होगा, वो मैंने VL कंसिडर कर लिया है, और ये वैल्यू हो गया लीड कर रहा है करंट को बाई पाई बाई 2। नेक्स्ट है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये हो गया मेरे पास VC साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और ये क्या कर रहा है, पाई बाई 2 से लैग कर रहा है। और वोल्टेज अक्रॉस थर्ड, वो क्या है, रजिस्टर, और उसका वैल्यू क्या होगा, VR साइन ओमेगा टी। और ये दोनों किस में होंगे, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एज वेल एज करंट, ये सब सेम डायरेक्शन में है हमारे पास। अब हमें पता है, सिर्फ करंट स्टडी करते हैं हम। तो मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूं यहां पर। सबसे पहले हम रजिस्टर के लिए चेक करते हैं। रजिस्टेंस में जो रजिस्टर है हमारे पास, और ये हमारे पास है कैपेसिटर, और ये हमारे पास है इंडक्टर। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, तो देखो यहां पर जो रजिस्टर है हमारे पास, इस केस में जो वोल्टेज है वो क्या है, साइन ओमेगा टी, साइन कुछ थीटा, तो ये वैल्यू मैं कंसिडर कर लेता हूं कि यहां पर है वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, और ये वैल्यू क्या होगा मेरे पास, ओमेगा टी। नेक्स्ट करंट भी इसके डायरेक्शंस में ही होगा, दोनों सेम फेस में है। नेक्स्ट हमारे पास है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वो 90 डिग्री से लीड कर रहा है करंट को, तो 90 डिग्री कुछ यहां पे होगा, तो ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। नेक्स्ट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है इस पर्टिकुलर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर को, तो ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, तो मतलब ये हो गया ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो ये मेरे पास लैग कर रहा है यहां पर। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो VL है, मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वो ज्यादा है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर से। हम ये कैपेसिटर के लिए भी अज्यूम कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें L के लिए ही ज्यादा कंसिडर कर लिया, बट मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं यहां पर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर भी ज्यादा कंसिडर कर सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू कैपेसिटर। तो मेरे पास यहां पे हुआ इफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो मैं ये दोनों वैल्यूज को माइनस करूंगा, तो ये मेरे पास बचेगा ये वैल्यू VL माइनस VC, और हमारे पास VR इस डायरेक्शन में है, तो मतलब जो मेरे पास रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगा। और जो भी वोल्टेज है ये कुछ एंगल फाई सबस्टेंड करेगा। ठीक है, और जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर था ये ऑलरेडी ओमेगा टी एंगल सबस्टेंड कर रहा था, मतलब सेम डायग्राम है ऊपर वाला, बिल्कुल सेम। अब मेरे पास क्या हुआ, VL का वैल्यू ज्यादा कंसिडर कर लिया, VC कम, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं। ठीक है, सम एडिशन तो कर नहीं सकते डायरेक्ट, क्योंकि इनमें फेस डिफरेंस है, इसलिए मैंने VL में से VC माइनस कर दिया, तो कुछ वैल्यू मिल गया। और VR मेरे पास जो सेम रेजिस्टेंस के अक्रॉस है वोल्टेज, और VC को माइनस कर दिया VL में से, तो मेरे को क्या मिल गया, नेट वोल्टेज। ठीक है, अब हमारे पास जो ये नेट वोल्टेज है, इसको मैं डिनोट कर लेता हूं V नोट से, और ये नेट वोल्टेज V नोट, ठीक है, ये लीड कर रहा है मेरे पास, किसको लीड कर रहा है, जो नेट वोल्टेज सर्किट में करंट को। ये जो नेट वोल्टेज V नोट करंट को लीड कर रहा है किस फेस से, फाई से। ये याद रखना कि जो मेरे पास VR है एक डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में करंट है, VL ग्रेटर है VC से, तो VL में से VC को माइनस कर दिया, कुछ वैल्यू बचा, वहां से मैंने दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिया V नोट। बट जो वोल्टेज है ये मेरे पास क्या है, लीड कर रहा है करंट को किससे, फेस एंगल फाई से। तो मेरे पास नेक्स्ट है यहां पे V नोट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम। V नोट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, तो ये ट्रायंगल बना देते हैं, ये हो गया फाई, ये वैल्यू हो गया वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, ABC ट्रायंगल, और ये हो गया मेरे पास VL माइनस VC। हमें V नोट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो ABC ट्रायंगल पे, तो मेरे पास V नोट का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, VL माइनस VC होल स्क्वायर प्लस
वी आर स्केयर। जो ये वी नोट है मेरे पास, ये क्या हो गया, जो भी वोल्टेज है उसका मैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहा हूं। ठीक है, जैसे होता था ना, V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5/2 माइनस 5/2, कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहां पर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहा हूं और साथ में जो भी मेरे पास वोल्टेज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनना कि जो वी नोट है ये हमारे पास वोल्टेज का हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं। जो भी इक्वेशन होगा ना, V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, वहां वी नोट की जगह इस इक्वेशन को पुट कर देंगे और साइन ओमेगा टी प्लस माइनस समथिंग, वहां पर मेरे को क्या पुट करना होगा, +5। क्यों? क्योंकि यहां पर जो नेट वोल्टेज है वो लीड कर रहा है करंट को। कैसे? देखो ध्यान से, इस सर्किट में जो मेरे पास है ना VL माइनस VC और VR, और जो नेट वोल्टेज है V नोट वो लीड कर रहा है करंट को बाई 5, क्योंकि VR की डायरेक्शन में क्या होगा मेरे पास, करंट। तो मैं पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करता हूं, तो हो गया VL माइनस VC प्लस VR, और मेरे को V नोट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। VL मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू, और ये क्या हो गया, I नोट इंटू जो हमारे पास V है, अगर मान लो सिर्फ रजिस्टर है तो मेरे पास ये हो गया R, और अगर कैपेसिटर है तो V नोट बाई 1/XC, और अगर मेरे पास इंडक्टर है तो मेरे पास ये वैल्यू क्या हो गया, XL। तो मतलब एक तरह से रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज रहेगा I इंटू R, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज रहेगा I इंटू XC, एंड XC इक्वल टू 1/ωc। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस C, वोल्टेज अक्रॉस ये हो गया I इंटू XL, एंड XL इक्वल टू 1/Lω। तो मतलब यहां से हो गया I नोट XL माइनस I नोट XC होल स्क्वायर प्लस I नोट R, और इस वैल्यू का भी होल स्क्वायर। I नोट को मैं कॉमन रख सकता हूं, और V नोट उसको मैं रख सकता हूं I नोट इंटू Z। तो ये वैल्यू V नोट, और हम यहां पे पुट करेंगे V नोट इज इक्वल्स टू I नोट इंटू Z। ठीक है, Z मतलब नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस 3 एलिमेंट्स, और इसका नाम रख देंगे इंपीडेंस। फिर से ध्यान से, V इक्वल टू IR, तो V नोट इक्वल टू I नोट इंटू Z। Z क्यों? क्योंकि मेरे पास यहां पर 3 एलिमेंट्स हैं, L C R। ठीक है, तो मेरे पास हो गया I नोट Z, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, ये हो गया I नोट XL माइनस I नोट XC होल स्क्वायर प्लस I नोट R होल स्क्वायर। इन वैल्यूज में से मैंने I नोट को कॉमन लिया, तो मेरे पास नेट इंपीडेंस इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, और Z क्या हो गया मेरे पास, नेट इंपीडेंस। नेट इंपीडेंस मतलब नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस सर्किट, where Z is known as impedance of LCR circuit, where Z is known as impedance of LCR सर्किट। मेरे पास ये क्या होगा, इंपीडेंस ऑफ LCR सर्किट। और यहां पे जो ये मेरे पास डायग्राम बनाया था मैंने, VL माइनस VC VR, और वहां से मैं क्या भी फाइंड आउट कर सकता हूं, फाई क्या था हमारे पास, फेस एंगल। फ्रॉम फेजर डायग्राम, फ्रॉम फेजर डायग्राम, फाई इज इक्वल्स टू 10 फाई इज इक्वल्स टू VL माइनस VC बाई VR। तो वो क्या था, VL माइनस VC बाई VR, एंड फाई इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स VL माइनस VC बाई VR। और फाई क्या था, मतलब फेस एंगल। किसमें फेस एंगल, जो हमारे पास नेट वोल्टेज और करंट, उन दोनों में जो भी फेस एंगल है वो है फाई। इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको ये भी रख सकते हैं, 10 फाई इज इक्वल्स टू XL माइनस वोल्टेज अक्रॉस R रखना होगा,
एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, क्योंकि वीएल को रख सकता हूं आई नोट इंटू एक्सएल माइनस आई नोट माइनस एक्सी बाई आई नोट बाई आर। तो यहां से मेरे पास ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आई नोट कॉमन, और ये क्या हो जाएगा फाई इक्वलेंस टू एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, या फाई इक्वलेंस टू 10 इनवर्स वीएल माइनस वीसी बाई आर। यहां से मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंक्लूड करता हूं, लाइक कंक्लूजन। फर्स्ट हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, व्हेन VL is greater than VC or XL is greater than XC, voltage across series combination, then voltage across series combination leads the current बाई फाई। ठीक है, अगर VL का वैल्यू ग्रेटर देन VC है तो मेरे पास क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन लीड्स द करंट बाई फाई। तो वोल्टेज मेरे पास क्या करेगा, लीड करेगा, और इस वोल्टेज का फाई मेरे पास वैल्यू क्या होगा, 10 इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, ये मेरे पास फाई का वैल्यू। नेक्स्ट जो वोल्टेज है V, वो हमारे पास क्या होगा, V नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा। कैसे लीड करेगा, अभी देखते हैं इसको। देखो यहां पर ये जो नेट वोल्टेज है ये फाई और साथ में यहां पर ओमेगा टी, ये ओमेगा टी प्लस फाई, मतलब कि यहां पर ये लीड कर रहा है। नेक्स्ट स्टडी करते हैं कंक्लूजन में सेकंड पॉइंट। अगर मान लो कि कंक्लूजन्स में हमारे पास एक और पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, इफ XL इज लेस देन XC। ठीक है, मतलब XL क्या है मेरे पास, L ओमेगा, XC है 1 बाई ओमेगा सी, XL है मेरे पास L ओमेगा। देखो अभी बताते हैं, ये जो हमारे पास था VC I इंटू R, तो R क्या है यहां पर 1 बाई ओमेगा सी, उसका नाम रख दिया मैंने XC, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस। XL मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, देखो ये ध्यान से, एक मिस्टेक हो गया, XL इज इक्वल्स टू L ओमेगा, क्योंकि आज हमने जो फर्स्ट टॉपिक किया था उसमें देखो ये हमारे पास आया था, देखो जो हमारे पास XC था, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, वो उसका वैल्यू क्या आया था, 1 बाई ओमेगा सी। ठीक है, मतलब कि XC का वैल्यू हम पुट करेंगे, उसका वैल्यू क्या आया था, 1 बाई ओमेगा सी, XL L ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पास ये हो गया मेरे पास रजिस्टर्स, कैपेसिटेंस और इंडक्टर के लिए। R था रजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस, यहां पर मेरे पास जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू है XC। ठीक है, और जो मेरे पास इंडक्टर है उसमें है XL। अब हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहां पे, इफ XL is less than XC, then voltage lags current by phase angle phi, and this is equal to 10 inverse XC minus XL by R। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या करेगा, लैग करेगा। वोल्टेज के साइन में नेगेटिव का साइन आएगा, क्योंकि अब करंट लीड कर रहा है किसको, वोल्टेज को। नेक्स्ट है कंक्लूजन में थर्ड पॉइंट, इफ
XL equal to XC. If XL equal to XC, then voltage across inductor, voltage across inductor is always out of phase with voltage across कैपेसिटर, एंड एल्जेब्रिक सम इनका क्या होगा? 0. एंड tan phi is equals to XL minus XC by R is equals to 0. Hence, voltage is in phase with current. Hence, voltage is in phase with current such that LCR circuit is known as resonating circuit or circuit is in resonance, or circuit is in resonance. रेजोनेंस का कंडीशन कब मिलेगा? जब XL और XC दोनों सेम हैं तो फेज डिफरेंस फाई 0 मिल गया, क्योंकि XL माइनस XC बाई R और XL और XC ऑलरेडी इक्वल हैं, तो फेज डिफरेंस क्या हो गया? 0. और अगर फेज डिफरेंस 0 है उसका मतलब हुआ कि करंट और वोल्टेज दोनों अब सेम डायरेक्शन में हैं, तो जो सर्किट है वो प्योरली रजिस्टिव है, मतलब उसमें सिर्फ बिहेव कर रहा है कि उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है, इंडक्टर और कैपेसिटेंस नहीं है, बट वो है वहां पर, बट सर्किट ऐसे बिहेव करेगा प्योरली रजिस्टिव. तो मैं कंडीशंस देख लेते हैं रेजोनेंस के ऊपर क्या क्या होता है. एट रेजोनेंस V naught is equals to I naught R, because Z is equals to R square plus XL माइनस XC होल स्क्वायर, ये दोनों इक्वल हैं, तो Z का वैल्यू क्या हो गया? R. तो सर्किट में जो रेजिस्टेंस है Z क्या होता था? नेट इंपीडेंस, मतलब नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सर्किट. इसका वैल्यू किसके इक्वलेंस हो गया? R के. तो V नॉट इक्वलेंस टू I नॉट R. हेंस I नॉट इज इक्वलेंस टू V नॉट बाई R. अब हमें यहां पे फाइंड आउट करना है फेज. फाई रेजोनेंस में tan इनवर्स XL माइनस XC बाई R, XL और XC सेम है, तो फेज डिफरेंस हो गया 0. Hence, by keeping the value of L and C change the frequency of source, change the frequency of the source, and now circuit is in resonance.
हम चेंज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को, बट सर्किट रेजोनेंस में रहेगा। क्यों? सी और एल कुछ ऐसे बिहेव करेंगे क्योंकि दोनों के अक्रॉस मेरे पास क्या होगा, एक्सएल भी इक्वल टू एक्सी, तो मतलब वोल्टेज अक्रॉस एल और वोल्टेज अक्रॉस सी सेम है, तो मतलब वो हो गया एक्सएल इक्वल टू एक्सी, एंड एक्सएल होता है मेरे पास एल ओमेगा नोट। ओमेगा नोट मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस। वन बाई ओमेगा नोट सी एंड ओमेगा नोट इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट एल सी। क्या हो गया? ओमेगा नोट स्क्वायर इज 1 बाई एल सी, हेंस ओमेगा नोट इज 1 बाई रूट एल सी। और मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्जेस है इस सर्किट में वो हो गया 1 बाई, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है सोर्स का वो क्या हो गया, 1 म्यू नॉट इक्वल्स टू 1 बाई रूट एल सी। अब हम चेक करते हैं इसी में पावर डिसिपेशन इन एसी सर्किट। पावर डिसिपेशन इन एसी सर्किट। पावर डिसिपेशन इन एसी सर्किट, इसमें हम स्टडी करते हैं पावर के लिए। से I and V be the instantaneous current and instantaneous power, be the instantaneous current and instantaneous voltage of AC circuit. Hence, I is equals to I naught sin ओमेगा टी। मेरे पास ये हो गया करंट का वैल्यू। नेक्स्ट, वोल्टेज इज इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। वोल्टेज लीड भी कर सकता है, लेग भी कर सकता है सर्किट में, तो उसको मैंने रख लिया ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। साइन ओमेगा टी भी रख सकते हैं क्योंकि वो करंट के अलोंग भी हो सकता है, बट हम चेंज चेक कर लेते हैं यहां पर क्योंकि बाद में वैल्यू अगर अलोंग है तो फाइव का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, जो भी आंसर होगा पावर के लिए। तो अब मेरे पास है पावर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू वी आई। पावर डिसिपेशन फाइंड आउट करना, तो मतलब मेरे को एवरेज पावर फाइंड आउट करना है, तो वो मेरे पास होता है 0 टू टी पावर इंस्टेंटेनियस डी टी बाई 0 से टी डी टी। तो क्या 1 बाई टी 0 से टी पावर इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी। पावर इंस्टेंटेनियस, ये हमारे पास पावर एवरेज फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है, इसमें हमें पुट कर देना है पावर इंस्टेंटेनियस की वैल्यू को। नेक्स्ट मैंने यहां पुट कर दिया वैल्यू को, पावर एवरेज इज 1 बाई टी 0 से टी, पावर इंस्टेंटेनियस इज v इंटू आई। तो मेरे पास हो जाएगा ये वैल्यू मिलेंगे कुछ ऐसे, v नोट आई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है, एक तो मिल जाएगा आई नोट साइन ओमेगा टी, एक मिल जाएगा वी नोट। आई नोट वी नोट कॉन्स्टेंट है इसलिए मैंने साथ में रख दिया, और मिलेगा साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव डी टी। प्लस फाइव से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस फाइव से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरे पास ये वैल्यू होगा कुछ वी नोट आई नोट बाई टी 0 से टी साइन ओमेगा टी साइन ए प्लस माइनस बी, तो साइन ए कोस बी माइनस साइन ए कोस ओमेगा टी। मैंने एक वैल्यू के लिए कंसिडर कर सकता हूं अभी, ठीक है, प्लस से भी कर सकते हैं
माइनस से भी कर सकते हैं। तो हमने मान लिया साइन ए ब्रैकेट में मतलब साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो इस वैल्यू को मैं सोल्व कर लेता हूं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स कुछ नहीं, ये बिल्कुल सेम है। इसको तुम माइनस के लिए भी कर सकते हो, तो वो प्लस में मिल जाएगा आंसर। तो इस वैल्यू को मेरे पास हो जाएगा वी नोट आई नोट बाई टी, 0 से टी। ये हम पावर एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं यहां पर। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है, देखो मुझे पता है ये मैथ्स के थोड़े कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, बट फिजिक्स में थोड़ा सा स्टडी करना होगा हमें इन्हें। ठीक है, तो देखो ये हो गया साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों टर्म्स को। ठीक है, तो देखो मेरे बेटो, ये देखो बच्चों, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इनटू कोस फाई। ओके बेटा, नेक्स्ट माइनस प्लस वी नोट आई नोट बाई टी, 0 से टी, साइन फाई कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी डी टी, एंड यहां भी एक टी टी। देखो इस इक्वेशन में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो वैल्यू हो गया वी नोट आई नोट बाई 2 कोस फाई कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर रख सकता हूं, इंटू 0 से टी साइन स्केयर ओमेगा टी डी टी माइनस प्लस वी नोट आई नोट बाई 2 टी साइन फाई को बाहर रख सकते हैं, 0 से टी 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन 2 ओमेगा टी डी टी। तो पास इसका जब इंटीग्रेट करेंगे, कंप्लीट साइन फंक्शन है, हाफ साइकिल में पॉजिटिव, नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव, एवरेज 0, इसलिए मेरे पास इंटीग्रेशन 0। नेक्स्ट वी नोट आई नोट बाई टी कोस फाई, ये इंटीग्रेट आज हमने लास्ट लेक्चर में किया था। उस लेक्चर में इसका आंसर क्या आया था, टी बाई 2। वो वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, टी बाई 2, टी से टी कैंसिल आउट, ये वैल्यू हो गया वी नोट आई नोट बाई 2 कोस फाई, एंड दिस इज इक्वल्स टू पावर एवरेज। हेंस पावर एवरेज इज वी नोट आई नोट बाई 2 को मैं रख सकता हूं बाई √2 एंड बाई √2 एंड कोस फाई, ये हो गया मेरे पास वी आर एम एस, और ये वैल्यू हो गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास ये देखो, ये हमने लास्ट लेक्चर किया था, उस लेक्चर में क्या था कि वी आर एम एस इज वी नोट बाई √2, आई आर एम एस इज आई नोट बाई √2। तो पावर एवरेज इज इक्वल्स टू वी आर एम एस एंड आई आर एम एस एन इंटू में कोस फाई, और जो पास कोस फाई का जो फैक्टर है इसको मैं बोल दूंगा पावर फैक्टर, तो इसे हम बोल देंगे पावर फैक्टर। ठीक है, कोस फाई क्या है मेरे पास, पावर फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये था पावर जो इंस्टेंटेनियस पावर का यूज करके हमने किसको फाइंड आउट कर लिया, पावर एवरेज को। अब हम स्टडी करते हैं इसको। सबसे पहले पावर फैक्टर क्या है, कोस फाई। फ्रॉम LCR सर्किट, फेजर डायग्राम से कोस फाई, और कोस फाई क्या होता था मेरे पास, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा वी आर बाई वी जेड, तो गया आई नोट आर बाई आई नोट जेड, आई नोट साइन कैंसिल आउट, आर बाई जेड। तो कोस फाई का वैल्यू क्या हो गया, आर बाई जेड। इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर बाई आर स्केयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्केयर इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, और अगर एक्सी ज्यादा है तो उसको रख सकते हैं आर बाई आर स्केयर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्केयर इफ एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल।
हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास, हम इनका नेम, जैसे कि हमारे पास था आर सी एल और हमने स्टडी किया था एल सी आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने जो स्टडी किए थे इनमें कोस फाई, सिर्फ अगर आर है तो फाई का वैल्यू 0 है तो कोस फाई 1, और अगर सिर्फ कैपेसिटर है, कैपेसिटर में फाई का वैल्यू 90 तो 0 0। नेक्स्ट है पावर एवरेज, पावर एवरेज ये हो गया आई आर एम एस वी आर एम एस इंटू कोस फाई 1, तो इसका मैं रख सकता हूं आई आर एम एस वी आर एम एस। नेक्स्ट है पावर एवरेज 0, पावर एवरेज 0। जो मैंने तुम्हें एल और सी इंडक्टर और कैपेसिटर जब सिर्फ एसी से कनेक्टेड थे तो मैंने वहां एक स्टेटमेंट बताया था जब हमारे पास एंड कर रहे थे दोनों एक्सप्रेशंस को कि नो पावर, मतलब जो पावर है उसमें तुम्हारे पास जो पावर है वो तुम्हारे पास क्या होगा 0। तो देखो मैं तुम्हें बताता हूं इस लेक्चर के एंड में कि जो हमने एल और सी इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जब हमने वहां पे फाइंड आउट किया था कि पावर मतलब कोई पावर का लॉस नहीं होगा वहां पर, बट अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो उसमें पावर का लॉस हो गया, वो हो गया आई आर एम एस वी आर एम एस। ओके स्टूडेंट्स, अब जो मान लो कि एलसीआर सर्किट है, एलसीआर सर्किट में हमारे पास क्या होगा, कोस फाई इज आर बाई जेड, हेंस पावर एवरेज इज वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू आर बाई जेड, कोस फाई तो आर बाई जेड, और ये आर बाई जेड डिपेंड करेगा कि एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी और एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया कि हमारे पास एक एलसीआर सर्किट था, उसके लिए हमने रीड आउट किया पावर फैक्टर को। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को यहीं पे और करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।